दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अफरोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। इस वक्त मैं हूं रेडिएंट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज किशनगंज में। बात दरअसल ये है कि आज फार्मेसी डे है और इसी मौके पर रिप्स यानी कि रेडिएंट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था जिसमें जो है सिविल सर्जन किशनगंज पहुंचे थे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर जहांगीर आलम है जिन्होंने जामिया हमदर्द से पीएचडी किया, जिनके बाद उन्होंने कई यूनिवर्सिटी में अपना योगदान दिया। फिलहाल इस वक्त किशनगंज में रह करके यहाँ के एज अ प्रिंसिपल काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और फार्मेसी कॉलेज में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि आखिर जो बच्चे हैं उनके लिए आखिर ये किशनगंज में फार्मेसी कॉलेज का होना कितना महत्वपूर्ण है और उनके लिए क्या क्या फ़ायदे हैं। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया एसबी। सबसे पहले तो मैं एसबी चैनल को, एसबी मीडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाह रहा हूं, क्योंकि हमारे इस कैंपस में इन्होंने टाइम दिए, इसीलिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है हमारे तरफ से। हम एज ए प्रिंसिपल डॉक्टर जहांगीर आलम ऑन बिहाफ ऑफ रेडिएंट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, आज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे आपको जैसा कि पता है, और हम लोगों ने एक अच्छा सेलिब्रेशन किया। इसमें है कि किशनगंज में एक फार्मेसी कॉलेज जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसमें से हमारे इस इलाके के जो सीमांचल इलाका है, ना कि सीमांचल कहा जाए, पूरे बिहार का इलाका कहें और आसपास पे जो बंगाल के जो कुछ पार्ट है, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और आपके आसपास में नेपाल है, तो यहाँ के बच्चे को भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा इस फार्मेसी फील्ड में। कॉलेज जो है इस्टेब्लिश हो चुका है, फार्मेसी रेडिएंट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, तो एडमिशन जारी है। एक्चुअली हम लोगों ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से हमें अप्रूवल मिल गया है 60 सीट बी फार्मेसी का और 60 सीट हमारे डी फार्मेसी का। तो हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट सोशल नेटवर्क के थ्रू से, पेरेंट के कैंपेनशिप पे हमारे स्टाफ उसमें कैंपेनिंग में है कि हमारे इस इदारे में एडमिशन ले। इसके लिए हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और हम ये एडमिशन जारी रखे हैं। क्या क्या कैरियर ऑप्शंस है अगर कोई बच्चा डी फार्मा में एडमिशन लेना चाह रहा है या बी फार्मा में एडमिशन लेना चाह रहा है, तो पढ़ाई के बाद उनके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपने, एक अच्छा अहम क्वेश्चन आपने किया कि लोग बी फार्म ही नहीं बल्कि एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन लेने के बाद लोग कहाँ कहाँ प्लेस्ड हो सकते हैं, क्या क्या उसका जॉब प्रोफाइल है। तो मैं और प्रोफाइल में नहीं जाना चाह रहा हूँ। बी फार्मेसी और डी फार्मेसी में एक्चुअली अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 ईयर्स का कोर्स करते हैं तो इसके लिए क्या जॉब प्रोफाइल है, बी फार्मा अगर 4 साल के कोर्स है तो उसके लिए क्या जॉब प्रोफाइल है। तो मैं एज ए कॉमन में बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे वो, जो कि एक उनके पास एक लाइसेंस हो जाएगी, अपना फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन लाइसेंस होगा। फिर उससे वो जो है डिफरेंट फील्ड में जा सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में की बात करें तो वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में जा सकता है, ड्रग इंस्पेक्टर में अपॉइंट हो सकता है, ड्रग कंट्रोलर में भी अपॉइंट हो सकता है। तो डिफरेंट फील्ड में गवर्नमेंट सेक्टर में है। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में हमारा बहुत सारा फील्ड है। टैबलेट कैसे बनता है, कैप्सूल कैसे बनता है, जो फार्मा इंडस्ट्री है, जो फार्मा फैमिली है, वहाँ पे ये बच्चे जाएंगे, प्रोडक्शन में काम करेंगे, क्वालिटी एश्योरेंस में काम करेंगे, क्वालिटी जो है कंट्रोल में काम करेंगे, कैसे ड्रग की टेस्टिंग होती है, फिर फार्माको विजिलेंस में काम करेंगे। तो इस तरह से अपार फील्ड है फार्मेसी बी फार्म और डी फार्म करने के बाद। एक्चुअली दरअसल होता ये था कि अगर बच्चा मेडिकल की पढ़ाई करना चाह रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग में पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन मेडिकल में हो नहीं पाता है, जिसके बाद वे सोचते हैं कि कहीं फार्मेसी में एडमिशन ले लें, कहीं पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लें या नर्सिंग में एडमिशन ले लें। लेकिन उनके लिए भी उन्हें जाना पड़ता था जयपुर, मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, बाहर के राज्यों में जाना पड़ता था। लेकिन 12वीं के बाद अब बिहार के बच्चों को, खास करके सीमांचल के इलाकों के बच्चों को, उत्तर दिनाजपुर, दार्जिलिंग, मुर्शिदाबाद, मालदा के बच्चों को अब बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। और इसके पीछे जो खिलाड़ी हैं, रेडिएंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल्स के जो चेयरमैन हैं इस वक्त हमारे साथ हैं, मिसबाउद्दीन साहब। ये चीज़ें, ये अगर आप चाहते तो और बहुत सारा बिजनेस आप कर सकते थे, लेकिन आप जिस व्यवस्था में आप आना चाह रहे हैं, कॉलेजेस खोलने का प्रयास है, आपने फार्मेसी कॉलेज बाज़ाब्ता शुरू हो चुका है आपका, उसके अलावा आपका प्लान देख रहे हैं कि पैरामेडिकल कॉलेज आप खोलने जा रहे हैं, आप नर्सिंग कॉलेज खोलने जा रहे हैं, तो इसके पीछे
पीछे का क्या कारण है? आप क्या क्या सोच करके, हालांकि बहुत सारा ऑप्शन था, आप कर सकते थे और सारा बिजनेस जैसे लोग कर रहे हैं आप कर सकते थे, लेकिन इन फील्ड में आने का क्या कारण है सर? आपने जो सवाल किया है कि आप जो फार्मेसी कॉलेज, पैरामेडिकल और उसके बाद नर्सिंग कॉलेज क्यों खोल रहे हैं, क्या इच्छा है आपका, दूसरा कुछ कर सकते थे। 1988 में हमारा तौहीद ट्रस्ट जो हमारे बड़े भाई खुले थे, शेख अब्दुल मतीन साहब, उसके बाद एक मदरसा खुले थे जहां अभी भी चल रहा है वो, उसमें बच्चे अभी मोटा मोटी 5000 के लगभग बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन उनका ख्याल था कि इस किशनगंज के लिए मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत था, पैरामेडिकल का ज़रूरत था, नर्सिंग का ज़रूरत था, उसके अलावा और बहुत सारे लॉ कॉलेज का भी ज़रूरत था। उसका ये मुस्तकबिल का अज़ाइम थे। हम लोग जब पढ़ के निकले 2006 में, तो हम लोग एक प्लानिंग किए कि इसको कैसे किया जाए। हम लोग बहुत लोगों से मिले, बहुत लोगों से जुड़े, हम लोग को बहुत सारे मशवरा दिया कि आप लोग पहले फार्मेसी कॉलेज खोलिए, फिर नर्सिंग कॉलेज खोलिए, फिर पैरामेडिकल खोलिए। फिर हमारे कोई 2-3 भतीजा है जो डॉक्टर हैं, जैसे डॉक्टर आदिल हैं, डॉक्टर बाकी हैं, ये 2 बच्चे हमारे, ये हम लोग को मशवरा दिया कि अभी फार्मेसी कॉलेज खुला जाए। उसके बाद हम भी प्लानिंग बनाए कि फार्मेसी कॉलेज किया जाए, और हम लोग का मदरसा हुआ है, कॉलेज बनाए हैं, ITI कॉलेज बनाए हैं। लेकिन हम लोग इस क्या बोलते हैं मेडिकल लाइन में हम लोग नहीं थे, तो हम लोग फिर फार्मेसी के लिए फार्मेसी काउंसिल में हम लोग कागजात अप्लाई किए, और फिर हम लोग को 2 महीना पहले हम लोग का ये फार्मेसी कॉलेज का अप्रूव्ड मिला है फार्मेसी काउंसिल से। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। ख़ासकर मैं बताना चाहता हूँ कि किशनगंज में इस तरह की कॉलेज नहीं थी, सीमांचल में भी नहीं थी, और ये भी बता देते हैं पूरी बिहार में 2-3 कॉलेज ही था फार्मेसी कॉलेज। यहाँ के बच्चे, सीमांचल के बच्चे, खासकर किशनगंज के बच्चे, पूर्णिया के बच्चे, आपका कटिहार के बच्चे, आपका उत्तर दिनाजपुर पड़ता है बगल में, हमारा बगल में, उसके बाद नेपाल है, यहाँ आजू बाजू में जितने शहर हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, कहीं पर इस तरह के कॉलेज नहीं था। हम लोग ने कोशिश करके इसको अप्लाई किया था, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को ये हासिल हुई है, और इंशाल्लाह इस किशनगंज वासियों को इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। किशनगंज में सबसे पहली बड़ी बात है, सीमांचल जैसे जगह में मैं तो सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा मिसबाहुद्दीन साहब को, जिन्होंने कि चेयरपर्सन है इस फार्मेसी कॉलेज का। और अभी आपने बताया कि किशनगंज 12 के बाद ये बच्चों में हमेशा असमंजस रहता था कि ISC करके क्या करेंगे, ये डॉक्टर मेडिकल में अगर नहीं हुआ तो मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया। और मेडिकल में चूँकि बहुत ही सीट कम है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है किशनगंज के लिए कि और उस बच्चे के लिए जो आगे पढ़ना चाहता है, चूँकि फार्मेसी के बाद अपना वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। D फार्मा का कोर्स करने के बाद 2 साल वो आदमी अपना एक दुकान का मालिक बाहैसियत अपना फार्मासिस्ट, और वो फार्मासिस्ट B फार्मा बैचलर ऑफ फार्मासिस्ट जो करता है, आज भी जितने भी दवाई बनती है, ये ड्रग का जो मापदंड होता है कि इस दवा में 500 पैरासीटामोल है, तो ये इसका डिक्लेरेशन करने का अथॉरिटी सिर्फ फार्मासिस्ट को ही होता है, ना कि कोई डॉक्टर को है। फार्मासिस्ट एक ऐसी पढ़ाई है जो डॉक्टर के लिए कड़ी है। अगर फार्मासिस्ट नहीं होगा तो ना दवाई बन पाएगा, ना डॉक्टर दवाई लिखेगा तो दवाई अवेलेबल हो पाएगा पेशेंट को। इसलिए फार्मासिस्ट खासकर किशनगंज जैसे जगह के लिए फार्मासिस्ट कॉलेज का खोलना किशनगंज का बहुत खुशनसीबी की बात है, और मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ मिसबाहुद्दीन साहब को, जो चेयरमैन है फार्मेसी कॉलेज का। और आज वर्ल्ड फार्मेसी डे है। आज पूरी दुनिया में कोरोना से लोग ग्रस्त है, और कोरोना का जो डिजीज़ का जो ट्रीटमेंट मेडिसिन आएगा, उसका ऑर्गेनाइजेशन करने वाला भी कोई ना कोई ये फार्मासिस्ट ही है, ना कोई डॉक्टर है। प्रिंसिपल साहब भी हैं रेडिएंट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल कॉलेज के। आखिर सर प्रिंसिपल साहब ये बताइए कि यहाँ के बच्चे आखिर रिप्स क्यों ज्वाइन करें, यानी कि रेडिएंट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस क्यों ज्वाइन करें? बहुत अच्छे सवाल है आपका कि क्यों मतलब ज्वाइन करें हमारे इंस्टीट्यूट, क्योंकि बिहार में कई इंस्टीट्यूट है, वहाँ क्यों नहीं ज्वाइन करें। बहुत अच्छे सवाल है। इसके लिए मैं जवाब ये दे रहा हूँ कि एक्चुअली हम लोग जो यहाँ पे जो रेडिएंट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल
फार्मास्यूटिकल साइंस है, ये वेल इक्विप्ड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैब है। हमारे पास सबसे बड़ी बात है कि ऑल ओवर इंडिया में जो सिलेबस फॉलो होता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, तो ये ऑल ओवर इंडिया में फॉलो होता है, लेकिन वहाँ पे जो फैकल्टी होते हैं डिफरेंट जगह से होते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि लास्ट 10 ईयर्स में जो जामिया हमदर्द नंबर 1 पे फार्मेसी इंस्टीट्यूट जो है रैंकिंग में आता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ MHRD की तरफ से जो NIRF रैंक जो होता है नंबर 1 पे होता है। और मैं एक्चुअली आपको बता दूं कि मैं वहाँ से B.Pharm किया हूँ, M.Pharm किया हूँ और PhD किया हूँ एक अच्छे इदारे से, नंबर 1 वाले इदारे से। और इसके बाद मैंने वहाँ से हमारे यहाँ पे 4-5 फैकल्टी है जो कि अच्छे इंस्टीट्यूट जिसको जो है क्वालिटी बेस्ड जो है एजुकेशन दिया जाए, स्किल्ड बेस्ड जो हमारा फैकल्टी है, और लैब अच्छे से कराएंगे बच्चों को। तो इस तरह से हमारे जो फैकल्टी है। चलिए प्रिंसिपल साहब जल्दी जल्दी बात करते हैं और देखते हैं कि जो लैब है आपके कॉलेज में उसकी क्या स्थिति है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने तैयार किया है उसकी क्या स्थिति है। चल करके फार्मा केमिस्ट्री लैब है ये, आइए दिखाते हैं। प्रिंसिपल साहब दिखाइए अंदर क्या है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल ये लेबोरेटरीज है जिसमें इसमें बच्चे हमारे जो B.Pharm और D.Pharm के बच्चे आएंगे। इसमें फर्स्ट ईयर में जो है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक के सब्जेक्ट होते हैं, एनालिसिस के सब्जेक्ट होते हैं और ड्रग का सिंथेसिस कैसे करते हैं। आपको पता है कि एक ड्रग मॉलिक्यूल्स होता है, उसका सिंथेसिस कैसे करते हैं। तो लैब में सिंथेसिस कैसे करते हैं उसके लिए डिफरेंट जो हमारा वेल इक्विप्ड लैब है केमिस्ट्री का, और इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं जो कि आप ये देख रहे हैं कि ये आप ओवन कहेंगे, मफल फर्नेस है जो कि इसमें जो है बर्न किया जाता है मेडिसिन को। ये आपका बहुत सारे रिएजेंट्स है, केमिकल है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे आपका जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड है। ये आपके इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एंटीबायोटिक जोन रीडर है। इसमें हम एक्टिविटी करते हैं, कोई ड्रग अगर सिंथेसिस हम लैब में कर लिए, लैब में अगर हो गया तो उसका सिंथेसिस उसका एक्टिविटी कैसे करके, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके दिखाने में बहुत समय लग जाएगा। बहुत सारा जो है लेबोरेटरी है लैब के लिए आपको हम दिखा रहे हैं। जो मेडिसिन बनेगा, जो ड्रग का सिंथेसिस होगा, तो इसमें जो है बच्चे इसको हीट करेंगे और उसका सिंथेसिस होगा ड्रग का। इसी तरह से हमारा ये केमिस्ट्री का लैब है। अब आगे और जो लेबोरेटरी है वो आपको हम दिखाते हैं। ये फार्माकोग्नोसी का लैब है जी, आइए अंदर दिखाइए। आइए आप फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री का लैब है। इस लैब में क्या होता है आपको पता होगा। बेसिकली आप आज के डेट में हर्बल बेस्ड ड्रग आप लोग यूज करते हैं। आज के डेट में बोलते हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन में बहुत साइड इफेक्ट है, बहुत सारी परेशानियां हैं। उस साइड इफेक्ट को कम करने के लिए आज के डेट में आयुर्वेदिक और यूनानी और सीधा टाइप के जो दवाई यूज करते हैं हर्बल बेस्ड है। ये हर्बल फार्मास्यूटिकल फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री लैब है। क्योंकि आप और हम कहते हैं कि जो इस एलोपैथिक मेडिसिन है उसमें साइड इफेक्ट है, तो इसके लिए हम होम्योपैथी लेते हैं, आयुर्वेदिक लेते हैं, सिद्धा लेते हैं, यूनानी लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, हर्बल बेस्ड मेडिसिन लेने की कोशिश करते हैं। तो उसी से संबंधित ये है। तो यहाँ पे क्या वो हर्बल से मेडिसिन बनेगा क्या यहाँ पे? ये हर्बल से मेडिसिन एक्चुअली नहीं, ये आज आप कह लीजिए इसमें प्रैक्टिकल होगा, लैब है जिसमें प्लांट्स को लेके उनका इंटरनल एनाटोमी देखेंगे। ठीक है, ये आप जैसे देख रहे हैं स्क्वायल एक अर्जेनिया है, इसमें देखिए कि एक प्लांट्स है, स्क्वायल्स के बॉल्ब है, स्लाइस उसको काटने के बाद उसके सेल्स के अंदर में कौन सा ड्रग अवेलेबल होता है, उस ड्रग को ये शो करता है कि ये फार्मास्यूटिक्स के लेबोरेटरी है। इसमें जो है आपको ले चलते हैं अंदर। इसमें आपको ये बता दें कि ये फार्मास्यूटिक्स एक सब्जेक्ट है B.Pharma का और D.Pharma का, जिसमें इसमें एक्चुअली इस लेबोरेटरी में ये होता है कि एक टैबलेट को कैसे बनाया जाता है, एक कैप्सूल को कैसे बनाते हैं, एक इमल्सन को कैसे बनाते हैं, एक लोशन कैसे बनता है, एक शेविंग क्रीम कैसे बनता है, जो आज डेली लाइफ में कोल्ड क्रीम यूज करते हैं, राइट। सो ये कोल्ड क्रीम कैसे बनता है। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम इससे ये पता लगाया जा सकता है कि हमारा टैबलेट अगर बन गया, तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5 मिलीग्राम्स का पैरासीटामोल बना रहे हैं एक टैबलेट का, तो एक टैबलेट 5 मिलीग्राम्स में क्या क्या इंग्रेडिएंट होता है, क्या कंपोजिशन होता है। ये डिजिटल जो है pH मीटर्स है, इसमें आपको ये पता लगता है कि कोई भी ड्रग के सॉल्यूशन के कितने pH होता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के pH हमारे बॉडी में मेंटेन होना चाहिए। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो क्राइटेरिया फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने रखा था लेबोरेटरी के लिए कि अगर आप फार्मेसी कॉलेज खोल रहे हैं तो इन चीज़ों को आपको पूरा करना होगा। तो
तो वो आप लोगों ने पूरा कर लिया? बिल्कुल, हम लोगों ने ये एज पर पीसीआई जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइंस है, जो रेगुलेशन है, उसके बेसिस पे हम लोगों ने सारा इंस्ट्रूमेंट, सारा केमिकल्स, सारा सॉल्वेंट, सारा जो है ये केमिकल्स है, आप ये देख रहे हैं, ये डब्बे में कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कैल्शियम कार्बोनेट इसमें यूज होता है मेडिसिन के प्रिपरेशन में। इसी तरह से आपको ये देख रहे हैं कि इथेनॉल है, ये एब्सोल्यूट इथेनॉल कहते हैं, जो कि आज के डेट में कोरोना में आप यूज करते हैं सैनिटाइजर में, तो उसमें आप देखते हैं कि डिफरेंट परसेंटेज होता है, उसी बेसिस पे आप यूज कर सकते हैं। हाँ, इसी तरह से जो है आपको ये लेबोरेटरी ले चलते हैं कि ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी के लेबोरेटरी है। इसमें आपको जो है बी फॉर्म और डी फॉर्म का एक सब्जेक्ट है, ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें आपको ये पता चलता है, आगे दिखा दीजिए कैमरामैन भाई साहब। हाँ, इसमें ये पता कि ये आपको जो है देखिए डिफरेंट चार्ट पेपर लगा हुआ, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, आपका जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है, डिफरेंट जो चार्ट सिस्टम है, ये हम लोग प्रैक्टिकल करवाएंगे स्टूडेंट को, और इससे ये पता चलेगा कि हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट को क्या कहते हैं और बॉडी के कौन सा इंटरनल पार्ट का क्या नाम है, क्या फंक्शन है उसका, है ना, वो कैसे फंक्शन करता है। तो इस तरह से ये सारा चार्ट है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इंस्ट्रूमेंट है हमारा, एसेप्टिक कैबिन है जो कि यूज होता है ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी वाला प्रैक्टिकल में। इसी तरह से हॉट एयर ओवन है, इसमें अगर हमारा कोई ड्रग्स अगर मॉइस्चर है तो उसको टेम्परेचर के बेसिस पे, यहाँ आप देखिए थर्मामीटर लगा हुआ है, इसके बेसिस पे ये मॉइस्चर को वो अब्जॉर्ब कर लेता है और उसको ड्राई करते हैं। मैं आपको दिखा रहा था लेबोरेटरी फार्मेसी कॉलेज का, बहुत सारी चीज़ें हैं, दिखाने में समय लगेगा, इसलिए अब आपको हम दिखा रहे हैं कैंपस। ये कैंपस है, प्रिंसिपल साहब हमारे साथ हैं, और जो है अब ये पहला साल है कॉलेज का और एडमिशन भी जारी है, बहुत सारा एडमिशन हो चुका है। अगर आपको लगता है कि हम भी बी फार्मा या डी फार्मा करें, तो आपके लिए आप ही के क्षेत्र में कॉलेज है, रेडिएंट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज के नाम से, किशनगंज में है। और स्क्रीन पर आपको जो मोबाइल नंबर दिख रहा है, उस मोबाइल नंबर पर आप संपर्क करके कॉलेज वालों से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम ड्रग इंस्पेक्टर बने, आपको लगता है कि हम फार्मासिस्ट बने, आपको लगता है कि हम एक रजिस्टर्ड मेडिकल खोलना चाहते हैं, तो आप इन बहुत सारा ऑप्शन है। अभी प्रिंसिपल साहब ने आपको पहले बताया कि क्या क्या कैरियर ऑप्शंस है। आगे की पढ़ाई आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, स्वास्थ्य विभाग में करना चाहते हैं, लेकिन आप MBBS नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, अगर आप चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा रहें, उसी से संबंधित पढ़ाई करें, तो फार्मेसी यह आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। ये आप जो देख रहे हैं, ये कैंपस है, रिप्स का ये कैंपस है, और उसके अलावा लाइब्रेरी वगैरह है, सब कुछ है। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे अभी फ़िलहाल हर्बल गार्डन की तैयारी चल रही है, लेकिन जिस तरह से तैयारी है कॉलेज की शुरुआत के दिनों में, आपके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन है। चलिए अंत में जो स्टूडेंट है, जो डी फार्मा बी फार्मा के लिए सोच रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं प्रिंसिपल साहब? हम एज ए प्रिंसिपल और एज ए फार्मेसी प्रोफेशनल, मैं स्टूडेंट को, सीमांचल या पूरे बिहार के स्टूडेंट या हमारे नियर आसपास में जो बंगाल है और आपका दार्जिलिंग और नेपाल के कुछ पार्ट है, कि आपको घबराने की बात नहीं है। अगर आपका MBBS में अगर एडमिशन किसी तरह से नहीं होता है, तो अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े रहेंगे, तो इसके लिए आपका दूसरा ऑप्शन फार्मेसी फील्ड का है, प्रोफेशनल का। जैसे कि आपने बताया कि इसमें कई तरह के फार्मासिस्ट होते हैं, तो मैंने बता दूं, इसमें क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी होते हैं, कम्युनिटी फार्मासिस्ट भी होते हैं, और इसमें कई तरह के फार्मासिस्ट हैं, कई फील्ड होते हैं। तो इसमें आप बहुत अच्छा स्कोप इसमें मतलब जो कर सकते हैं। और इसमें एक्चुअली बहुत सारे फील्ड है। इसमें MBBS के बाद MBBS से भी अच्छे आप कर सकते हैं। अगर इसमें हायर एजुकेशन भी करते हैं, B Pharm के बाद M Pharm करने के बाद PhD ये डॉक्टर आप काम कर सकते हैं, रिसर्च में भी काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट के कई ड्रग के प्रोजेक्ट भी आते हैं, ICMR का, DST का, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। इसी तरह से UGC ने बहुत सारे प्रोजेक्ट निकालते हैं। तो आज के डेट में कोई भी स्टूडेंट को नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। आज के जो इंटरमीडिएट में जिसका साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो है, और किसी तरह से उसका MBBS नहीं हो पा रहा है, तो आप फार्मेसी फील्ड को तलाश कर सकते हैं। इसमें आपका बहुत सारे मतलब ऐसा फील्ड है जो कि स्टूडेंट अच्छा कर सकते हैं इसमें।